एंड ठीक है। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट बता रहा था। नहीं हो रहा है आज, दिस इज नॉट वर्किंग। यू कैन सी दिस, ये रोटेट ऐसा घूम रहा है। ओके, आपको भी लग रहा है ना कुछ गड़बड़? कैन यू सी नाउ? चल रहा है ये? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now, okay. Next is molality. That is represented as small m. ठीक है, और हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हम बात कर रहे हैं। And if you want to write the relation, then this is number of moles of solute divided by mass of solvent ठीक है, अगर ये ग्राम में है then it is going to be 1000। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। Now what is the relation between molality and molarity? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, रिलेशन बिटवीन molarity and molality। So that is nothing but we can write small m equals to 1000 m divided by 1000 d minus m into mw। इफेक्टिवली देखा जाए तो ये क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है? दिस इज मोलारिटी। मोलारिटी इज रिप्रेजेंटिंग मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो वही फॉर्मूला लिख गया, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज हाउ दे वी आर राइटिंग। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ solution is given, density of solution into 1000। अगर मान लो वॉल्यूम 1 लीटर है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन into 1000 is going to be mass of solution। यहाँ पे if volume is 1000 ml, right? तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन into volume, volume into density is mass of solution, and right, what is going to be moles of solvent, moles of solute? So moles of solute is going to be, so there is another relation, that is molarity equals to moles of solute divided by volume of solution into 1000। तो 1000 to 1000 कट गया, तो molarity is nothing but moles of solute। तो hence mass of, ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000 मतलब वॉल्यूम इनटू 1000, सो ये कट गया। सो दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट n। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इज मोल्स इनटू मोलर मास, दैट इज n इनटू mw। एंड व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट? n की जगह हमने मोलारिटी लिख दिया, सो दैट इज m इनटू mw। बस आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा ना? सॉल्यूशन में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि भाई क्या है आपका जो ये सॉल्यूशन है, ये किससे मिलके बना है? ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है। तो इसका जो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का, वो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो बस ये हो गया 1000 d माइनस m इंटू mw।
बस ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया. दिस इज हाउ द रिलेशन हैज बिल्ड. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया मोलैलिटी. यस, बोलो भाई क्या डाउट है, बोलते जाओ एक एक करके. प्रियंका में, हाँ. सर जो आपने मास ऑफ देयरफॉर मास ऑफ सल्यूट जो आपने लिखा था ऊपर, वो एक बार फिर से समझा देंगे क्या? मास ऑफ सल्यूट क्या होता है बताओ पहले. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सैंपल मास अपॉन मोलार मास. सैंपल मास का मतलब क्या है? मास गिवन. हाँ, मास गिवन. ठीक है, तो सैंपल मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो अब क्या होगा? सैंपल मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोलार मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास. अच्छा, ये मॉलिक्यूलर वेट है. थैंक यू. ठीक है, बोलो हाँ भाई. सो हम क्या दिक्कत है? राइट, कौन है? एजल, बोलो क्या हुआ? सर वो फाउंडेशन बिल्डर में ऑब्जेक्टिव 59 और 66 में डाउट है. ठीक है, फाउंडेशन बिल्डर में ऑब्जेक्टिव 59 एंड 66 में डाउट है. ठीक है, अच्छा जितने लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन पूछे हैं है ना, किसी ने परसेंटेज वेट बाय वेट भी पूछा था, तो चलो ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ ना, फिर आगे चलते हैं. What would be the percentage by weight of solution of acid if it is diluted to density this? ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट, क्योंकि मुझे दिख गया है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है. राइट, तो सिंपल मतलब है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. जैसे मैं बोलूँ कि आपके 90% मार्क्स आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 90 आउट ऑफ 100. अगर 200 मार्क्स है टोटल तो 180. लाइक दैट प्रपोर्शन यू कैन बिल्ड. ठीक है, राइट. तो अगर x है तो यहाँ पे 0.9x. लाइक, ठीक है. सो दिस इज आउट ऑफ 100 बात चल रही है. तो किसी ने बोला परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मास बाय मास. वेट बाय वेट का मतलब क्या है? मास बाय मास. ये जो 90 और 100 है, ये क्या है ना, इनकी यूनिट क्या है? मास. तो 100 ग्राम में 90 ग्राम. ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो किसी ने लिखा है 90% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 90 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट का ये कंट्रीब्यूशन है. यस प्रियंका, बोलो क्या है? बोलते रहो आप लोग, जिसको ये हाथ उठा के बैठो मत, बोलते जाओ डायरेक्ट. सजल क्या दिक्कत है? सर आई एम ऑडिबल? क्या? आवाज आ रही है सर? हाँ, सर आप एक बार परसेंटेज यील्ड में एक्चुअल मास और थ्योरेटिकल मास किसको लेता है, आप एक बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज? क्या फिर से बोलना? परसेंटेज यील्ड में एक्चुअल और थ्योरेटिकल मास किसको क्या लेना है वो परसेंटेज यील्ड में? हाँ, परसेंटेज यार अभी ये चल रहा है ना, रुको ना थोड़ा, है ना. इसके बाद बताना. आप बीच में हाथ खोल कर रहे हो तो मुझे लगा आपको इसमें दिक्कत है. ठीक है, वेट, ये टॉपिक खत्म करते हैं फिर आपको परसेंटेज यील्ड बता देते हैं. ठीक है, तो ये 90% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? 90 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन. ये वेट के लिए हो गया. मान लो 90% वेट बाय वॉल्यूम हो, तो क्या हो जाएगा? 90 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, है ना. 90 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, ये हो जाएगा. फिर जैसे ही अगर मान लो ये 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, तो 90 ml सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन. तो ये सिंपल है. ठीक है, वेट बाय वेट का मतलब क्या? आउट ऑफ 100 है. फॉर्मूला अगर किसी को याद रखना हो तो फॉर्मूला भी है. तो परसेंटेज जो भी वेट बाय वेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो अगर मान लो आपको, अच्छा 90% जैसे दे रखा है, इसका मतलब एक मतलब ये हो सकता है, ठीक है, 90 ग्राम इन 100 ग्राम. ये भी हो सकता है कि सॉल्यूशन 200 ग्राम हो, तो सोल्यूट कितना हो जाएगा? 180 ग्राम. सो दिस इज द वन वे ऑफ सेइंग थिंग. ठीक है, कि 90 ग्राम 100 ग्राम में हो सकता है 10 ग्राम सोल्यूशन हो, तो 9 ग्राम सोल्यूट होगा. तो ये प्रोपोर्शनलिटी बनी रहेगी 90% वाली जो मैंने यहाँ बोला था. ठीक है, राइट.
इसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं है कि हमेशा 90 ग्राम ही होगा ना सोल्यूट, हमेशा 90 ग्राम होगा, नहीं, 100 ग्राम होगा तो 90 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा तो 180 होगा, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, राइट। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो, तो आप अपने हिसाब से अज्यूम मत कर लेना कि 90 ग्राम ही है, राइट। तो यू हैव टू चेक अकॉर्डिंगली व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन क्वेश्चन। तो फॉर्मूला ये होगा, ऐसे केसेस में आप या तो डायरेक्टली सोच लो कि भाई कितने ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्यूट निकाल लो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो लेट्स से अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, 90% है, तो 100 से 100 कट गया ये, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 90। ये 200 होता तो ये क्या होता, 2 बार कट जाता, तो 2 into 90 कितना होता 180। सो आई यू कैन अप्लाई आइदर दिस रिलेशन, ये सिंपलेस्ट रिलेशन है, समझने में भी आसान है, 90%, राइट, दैट मीन्स 90 out of 100, दैट्स इट। ठीक है, और यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला व्हिच आई हैव रिटन हियर। ठीक है, सो दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट into percentage weight by weight is equals to mass of solute divided by mass of solution into 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया, राइट। अब अगर मान लो वेट बाय वॉल्यूम होगा तो यहाँ मास, यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम। तो ये सारी बातें आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हो। चलते हैं मान लो इस क्वेश्चन पे। ठीक है, मान लो ये है, इसमें लिखा है कैलकुलेट मोलालिटी, है ना, ऑफ 93% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन और डेंसिटी दे रखी है। तो आपको मोलालिटी जैसे ही क्लिक हुआ तो आपको समझ में आया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं मुझे, और मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्योंकि मोलालिटी है, इनटू फिर मैं 1000 करूंगा तो मुझे मोलालिटी मिल जाएगी। अब मेरा टास्क है, मेरा फोकस है मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे और मेरा फोकस है मास ऑफ सॉल्वेंट पे। अब मैं देखता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, मुझे दिया गया है 93% H2SO4। तो मैंने बोला अगर हेलो, यस, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट रखो यार, चेक करते रहो, शांतनु। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ 93 दे रखा है तो मैं समझ लूंगा अच्छा ठीक है 93 ग्राम H2SO4 है 100 ml सॉल्यूशन में, ये मुझे पता चल गया। तो एक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मुझे जैसे ही मास मिला आई कैन कैलकुलेट मोल्स, क्योंकि क्या होते हैं मोल्स इक्वल्स टू, तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो एक तो मेरी ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई, सही है, राइट। मैं इसके सॉल्यूशन को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट टू चेक दिस सॉल्यूशन, इन्होंने क्या किया है, मैं वो देख रहा हूँ जो मुझे, है ना, जो मैंने सीखा है। तो यहाँ में 93 ग्राम H2SO4 100 ml सॉल्यूशन में, इससे मुझे मिल गए मोल्स, सही है। अब मेरा टास्क है मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो डेंसिटी भी पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 100, और ये तो ये हो गया 184 ग्राम। तो इससे मुझे क्या मिला, मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 93, तो 184 माइनस 93, तो इससे आया 91 ग्राम। ठीक है, तो बस अब आपको क्या क्या मिल गया, ये मिल गया मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बस आप लिख दो यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी 93 by 98 डिवाइड बाय 91 into 1000। बस आप इसको सॉल्व कर लो। अब ये अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या होगा, ये इसके साथ इधर चली जाएगी, एंड दिस इज 93 98 91 into, तो आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये भी यहाँ पे 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना, 98 980 जाएगा। तो कुल मिला के 10 से थोड़ा सा ज्यादा जो भी आंसर दे रखा होगा वो आपका हो जाएगा, नहीं तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया कैसे इसको डील करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। ये डोंट ट्राई टू रीड द सॉल्यूशन हियर, ट्राई टू सॉल्व। जब आपसे सॉल्व ना हो, आपसे क्वेश्चन ना बने, देन रीड द सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज व्हाट, ये वो जो सॉल्व प्रॉब्लम होती है ना, उनके सॉल्यूशन पढ़ने लगते हैं
और फिर कहते हैं कि ये कैसे आया होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1.6 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखी है, 67% बाई वेट दे रखा है, और उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज वेट अगर ऑफ द सेम एसिड अगर डाइल्यूट कर दिया जाए डेंसिटी यहां तक, ठीक है। तो मैं क्या समझू, मैं ये समझू कि ये देखो 67% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, 67 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 67 ग्राम सोल्यूट, ठीक है। अब इसने क्या किया यहाँ पे, इसकी डेंसिटी क्या है, हाँ हाँ बोलो। अबे ये हेलो के भाग ना जाते हो वेदांत? वेदांत क्या हुआ? कौन सा वेदांत? जिस वेदांत ने हेलो बोला था अभी। ओके, so let's say this is 67 gram solute in 100 gram solution. Okay, now what they have given is density. तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू दैट इज गोइंग टू बी मास बाय डेंसिटी। तो जो भी वैल्यूम आएगा वो आ गया, राइट। लेट्स से दिस इज V1। अब हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है 67 ग्राम एसिड है, वो यहाँ पे 100 बाई 1.6 ml सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, और इसका मास 100 ग्राम आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें हमने डाइल्यूट किया। व्हाट विल बी द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द सेम सॉल्यूशन इफ डाइल्यूटेड टू डेंसिटी 1.2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब डाइल्यूट का मतलब क्या है, हमने पानी डाल दिया इसमें, वी आर एडिंग वाटर, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। वी आर गोइंग टू ऐड वाटर, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो बस ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी भी इसमें विल प्ले अ रोल, ठीक है। जैसे अगर मान लो वाटर की डेंसिटी यहाँ 1 मान रहे हैं, तो जैसे अगर इसमें मान लो हमने V2 ml पानी डाला, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले कितना था 100 बाई 1.6, अब कितना हो गया, ये V2 या VML जो भी है आप मान लो। एडमिट करो और आई, मैं भगा दे रहा हूं तुमको। अब से जो भी मुझे, जिसका भी माइक ऑन हुआ ना, मैं भगा दूंगा। अगर आपको पूछना है तो पूछो, वरना अगर आपका ऐसे रैंडमली हो रहा है, राइट, तो भगा दो। V2 ml वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, so this is going to be 100 divided by 1.6 plus V2, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, राइट। अब इस टोटल वॉल्यूम की डेंसिटी, डेंसिटी क्या है इसकी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अब जो है वो कितनी है, दैट इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो बस ये टोटल वॉल्यूम आया, ये डेंसिटी है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 बाई 1.6 इंटू 1.2 प्लस 1.2 V2, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 ग्राम। VML वाटर डालोगे तो वाटर की डेंसिटी तो 1 ही होती है, मतलब VML के लिए V ग्राम वाटर आएगा, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन फाइनल कितना आ गया, 100 प्लस V, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, इससे ये 3/4 जाएगा, सॉल्व करोगे 25। सो अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ये सब हटा दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं, ये हो गया 75 प्लस 1.2 V इक्वल्स टू 100 प्लस V, तो यहाँ से आया 0.2 V इक्वल्स टू 75, तो V इक्वल्स टू कितना, सॉरी 25।
V इक्वल्स टू कितना आया 50 ml। बस जैसे ये V 50 ml आ गया। हाँ सर ये मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला लास्ट में? भाई आपने पानी डाला तो शुरुआत में 100 ग्राम था, हाँ सर। है ना, उसमें अगर आपने 20 ml वाटर डाला तो उतने ही ग्राम, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ना। हाँ तो जितने ml आप वाटर डालोगे उतने ही ग्राम आपका मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ V2 लिख दो, तो बस इसको सॉल्व कर लिया, ये V2 ये V2 है। अच्छा। हाँ ठीक है, तो वाटर की वैल्यू आ गई 50 ml। अब बस आप यहाँ पे देख लो राइट कि कितना यहाँ पे ओवर ईयर यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, सॉरी क्या पूछा है, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ लेट्स से सॉल्यूशन कितना हुआ 100 प्लस 50 150 मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ लेट्स से सॉल्यूट कितना है 67 अभी भी, तो ये 67 डिवाइड बाय 150, बस इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इससे जो भी आप देख लो ये कितना 45 समथिंग आएगा। हाँ हेलो हाँ सर, V2 125 आएगा ना? एक बार 0.2 है ना, सॉरी, तो हाँ 125 आएगा। देखो मैंने डबल से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 125 आएगा। यस ये 125, तो ये जाएगा 225, तो यहाँ पे 67 डिवाइड बाय 225 सॉल्व कर लो। यस ठीक है, वो तो ये 30% के आसपास आ गया राइट। अभी मेरे को मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है। यस ठीक है, तो ये आपको अप्रोच समझ में आ गई, परसेंटेज टर्म समझ में आ गए। अब कंसंट्रेशन टर्म में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना आगे चल रहे हैं परसेंटेज यील्ड पे। ठीक है, आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं, राइट। ठीक है, नाउ परसेंटेज यील्ड क्या होता है। परसेंटेज यील्ड, तो जैसे कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो एंड टेक्स टाइम टू कंप्लीट। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, राइट, लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस हैं इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ये स्लो है, तो ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है, तो बिट टाइम इनका क्या होता है, जैसे मान लो है ना, एक उसमें क्या होता है बिट टाइम, जैसे प्लांट चल रहा है उसमें क्या होता है कि एक ऑप्टिमम यील्ड आता है। अगर और आप ज्यादा टाइम लगा दोगे तो और बढ़ जाएगा, लेकिन वो टाइम इतना स्लो होता है, राइट। आप सोचते हो कि चलो ठीक है यार हम दूसरा स्टार्ट कर देंगे, राइट, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो ए रिसोर्स, राइट। सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इनफाइनाइट टाइम की 100% मुझे मिलेगा, राइट। तो एक ऑप्टिमम यील्ड बनता है, मतलब एक ऑप्टिमम टाइम में एक आपको परसेंटेज यील्ड मिल गया। मान लो जैसे मैंने बोला कि 100 ग्राम प्रोडक्ट बनना था, मान लो इस 100 ग्राम प्रोडक्ट को बनने में मान लो 25 दिन लग रहे हैं, लेकिन 75 ग्राम को बनने में एक ही दिन लग रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, राइट, कि ये बाकी की जो रिएक्शन हो रही है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केसेस में, व्हाट वी आर गोइंग टू से इज जस्ट टू सेव टाइम, हम क्या करेंगे, हम इसका ऑप्टिमम यील्ड निकालेंगे 75 और दूसरी रिएक्शन फिर से लगा देंगे, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो ए रिसोर्स। तो हम बैच में ऐसे लगातार रिएक्शन बनाते जाएंगे, है ना, प्लांट में भी यही होता है। ठीक है, वो हम समझेंगे आगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में। इक्विलिब्रियम एक टर्म होता है इक्विलिब्रियम, राइट। तो इसलिए वहां पे हम समझेंगे कि एक ऑप्टिमम यील्ड आता है। ऐसा नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट में जैसे हम बोलते हैं ना 100% रिएक्शन हो जाती है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि अगर 100 ग्राम, तो था थियोरेटिकली, आपने ऑन पेपर बोला कि थियोरेटिकली इतना बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बना एक्सपेरिमेंटली
मैक्सिमम ऑप्टिमम 75 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन कितना होगा, 75 एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। थ्योरेटिकल किससे आएगा, मोल कैलकुलेशन से, मोल कॉन्सेप्ट से, और एक्सपेरिमेंटल कैसे आएगा, या तो आस्क होगा या गिवन होगा, है ना, या तो इस क्वेश्चन में दे रखा होगा या पूछा जाएगा, इक्वल्स टू परसेंटेज। बस ये है परसेंटेज। समझ में? हाँ सर मतलब जो परसेंटेज दिए होगे वो एक्सपेरिमेंटल होगा और जो 100% यील्ड में होगा वो थ्योरेटिकल होगा, या जो दिया होगा सब में। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट, मतलब देखो इसमें ये तो आपको खुद कैलकुलेट करना है, तो ये कभी दिया नहीं जाएगा। तो अब इन दोनों में से एक चीज दी जाएगी, क्योंकि दो अननोन है, या तो परसेंटेज यील्ड दिया जाएगा तो फिर ये निकालना होगा, या ये दिया जाएगा तो ये निकालना होगा, बस ये है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, ठीक है। तो मान लो कोई, लेट्स से ये रिएक्शन है, और इसमें ये क्लोरोबेंजीन बन रहा है, ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। राइट, ये रिएक्शन हो रही है। ओके, अब इसमें बोला गया फॉर दिस रिएक्शन, मान लो अभी मुझे पता नहीं है मास कितना है, राइट, इसमें लिखा हुआ है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज 70%, मान लो ये बोला गया। तो बताओ व्हाट इज मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज यील्ड दे रखा है आपको, है ना। अच्छा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम, ये तो नहीं पूरा मैंने लिखा, फ्रॉम लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल बेंजीन, है ना। तो ये आपकी रिएक्शन है। तो यहाँ परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटली कितना बना ये पूछा गया है इन्होंने, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल आपको मोल कॉन्सेप्ट से लगा के सॉल्व निकालना है इनटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड दे रखा है, ये आपको परसेंटेज यील्ड दे रखा है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल पूछा गया है, और थ्योरेटिकल आपको मोल कॉन्सेप्ट से निकालना है। समझ में आया? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि देखो भाई यहाँ पे 1 मोल है स्टोइकियोमेट्री, तो 1 मोल से मुझे 1 मोल मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे ये 1 मोल है तो 1 मोल मिलेगा, तो इसका मास हम निकाल लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी है ना, यहाँ पे 1 मोल का जो मास है वो कितना होगा, बेंजीन ये कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज गोइंग टू हैव 1 हाइड्रोजन सब जगह यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं है ये, ठीक है, तो आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, बट ये क्या है, C6H5Cl, so this is 77 plus 35.5, so this is going to be 112.5। तो भाई 112.5 बनना था, थ्योरेटिकली बनेगा कितना अकॉर्डिंग टू परसेंटेज यील्ड, तो 70 इक्वल्स टू, दैट इज एक्सपेरिमेंटली यू डोंट नो, 112.5 into 100। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्सपेरिमेंटल मास आ जाएगा 1.12 into 1.125 into 70। सॉल्व इट, विल गेट द आंसर। समझ में आया? सर वो थियोरेटिकल पार्ट में मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मूला का थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि अगर ये पूरी रिएक्शन हो रही होती है ना, दैट इज ऑन पेपर, राइट, ऑन पेपर मतलब मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपने निकाल लिया भाई 1 मोल से 1 मोल बना, 1 मोल का मास कितना है 112.5 ग्राम, मास ही लिखना है ना सर? हाँ मास लिखना, हाँ अगर मास पूछा है मास लिखेंगे, अगर मोल्स पूछे हैं तो मोल्स लिखेंगे। स्टोइकियोमेट्री जो भी यहाँ पूछा जाएगा, है ना, ये तो एक रेशियो है ना, रेशियो किसी के टर्म्स में भी हो सकता है,
तो जो पूछा जाएगा वो आपको लिखना है। ठीक है हाँ भाई, अब आपने ये हेलो पुराने सब सर। बताने। हाँ बोलो। सर इसमें परसेंटेज यील्ड में ये 70% 80% जो भी है ये होता क्यों है सर? मतलब थियोरिटिकल और अभी बताया ना अभी, एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ वो ये क्या बताया था अभी? हाँ हाँ क्या? वो टाइम बहुत लगता है तो हम ब्रांचेस में छोटे छोटे पार्ट्स में करवा देते हैं। नहीं, तो हाँ हम वेट ही नहीं करते हैं कि हम पूरा बनाएं, क्योंकि हाँ टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स ना। एक प्लांट है, हाँ मान लो आपका एक प्लांट पूरे टाइम रन कर रहा है, तो उनको तो प्रोडक्शन से मतलब होता है ना कितना जल्द एक साल में कितना प्रोड्यूस कर दें, करेक्ट। है ना। वो ऑप्टिमम एफिशिएंसी को लेके चलते हैं। वो ऐसा नहीं हाँ कि 100% पे जाएंगे और राइट टाइम स्पेंड करेंगे। तो एक एग्जांपल दिया मैंने सो दैट यू कैन रिलेट। ओके ओके ठीक है सर, समझा। थैंक यू सर। हेलो हाँ सर, इसके बाद आप मिक्सचर एनालिसिस एक्सप्लेन करेंगे? एक मिनट, पहले किसी का कोई डाउट था? अभी है वो डाउट वाला पर्सन 59, पता नहीं क्या पूछा था, जो बोलो। फाउंडेशन बिल्डर में हाँ सर, सर 59 और 66 59 और 66 66 यही क्वेश्चन है, सही है। हाँ सर। हाँ राइट, तो ये बोला गया कंसिडर रिएक्शन 2A gives 2B, B gives 2C, 3C gives 4D, number of moles of D formed starting 4 moles। तो बस स्टोकियोमेट्री लगा लो आप यहाँ से। 2 से 2 बनता है तो 4 से कितना बनेगा? 4 बनेगा, बात खत्म, B बन गया। अब 1 से 2 बनता है तो 4 से कितना बनेगा? 8 बनेगा, बात खत्म, राइट। 3 से 4 बनता है तो 1 से कितना बनेगा? 4/3। 8 से कितना बनेगा? 4/3 इंटू 8, बस हो गया आंसर 32/3, 10.67। 66 50 ml of 0.01 molar FeSO4 will react with 100 ml of this KMnO4 solution in acidic medium। अब यहाँ इन्होंने रिलेशन दे रखा है कि 1 मोल से 5 मोल रिएक्ट करता है। ऑलरेडी ये रिएक्शन लिखी हुई है कि KMnO4 प्लस 5 FeSO4 ऐसा कुछ लिखा होगा। सो दे हैव रिटन कि 1 से 5 रिएक्ट करता है, दिस इज फिक्स। अब इन्होंने क्या बोला है? तो दिस विल रिएक्ट विद व्हाट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ x होगा या 5x होगा, व्हाट इज x ओवर हियर? x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? दैट इज m into v, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये मिली मोल्स में आ रहा है। अगर ml है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं मिली मोल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.01 इंटू 50 मीन्स 0.5। तो 0.5 मिली मोल से रिएक्ट करने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4 will require? 5 into 0.5, that is 2.5। now what is the molarity here, which is nothing but m into v। तो बस मोलैरिटी 0.01 है तो ये इधर चला गया, 2.5 डिवाइड बाय 0.01, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 नहीं, क्या किया मैंने? 2.5 आया ना, 0.01 सॉरी उल्टा है यार, ये FeSO4 के दे रखे हैं मोल्स। ओके, दिस इज आई हैव डन अपोजिट। तो आपको 5x दे रखा है, 5x इक्वल्स टू 0.05, दैट इज 0.05। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.01, बस x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x इक्वल्स टू m into v, so that is molarity 0.01 into v, that is nothing but 0. यहाँ कितना आया था? 0.05 नहीं 0.5 आया था, सॉरी 0.5। तो ये 0.1 आया तो 0.1, बस। तो v इक्वल्स टू 10 ml, ठीक है। और भाई डाउट? सर ये नहीं समझा मेरे को। ये बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
और मिलीमोल्स का फॉर्मूला? मिलीमोल्स मिलीमोल्स क्या होता है? मोल्स, अच्छा मोल्स का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है? मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स V upon 22.4 ये क्या है? वॉल्यूम किसका है? सोल्यूट एस्क में बोलते हैं ये, एसटीपी पे। हाँ कुछ भी वॉल्यूम कहीं पे भी लगा देंगे वो चलेगा नहीं ना, हाँ राइट ना? हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स इक्वल्स टू क्या होगा? m into v। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है और यही क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। वॉल्यूम मोलैरिटी, मोलैरिटी पूछा है वॉल्यूम, और रिलेशन हाँ दे ठीक है रखा है। सर, समझा मुझे। हाँ, रिलेशन दे रखा है, 1 मोल 5 मोल से रिएक्ट करता है। उल्टा दे रखा है यहाँ कि MnO4 पहले दे रखा है, FeSO4 बाद में। ठीक है, और यहाँ पहले FeSO4 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी बताऊं एक दोबारा या फिर आ जाएगा? हो जाएगा सर। इक्वल टू JEE एडवांस 2629। ठीक है, JEE एडवांस ये है क्या? ये एडवांस सर एक बार मिक्सर एनालिसिस बता दो प्लीज। आप बताएंगे ना? रुको, इन्होंने पहले पूछा है उनको बता देते हैं। ये ओके। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार इसमें। 26 क्वेश्चन। 6 ग्राम सैंपल ऑफ कंटेनिंग CuCl2 CuBr2 dissolve in 100 ml water। ठीक है, तो स्लोली जाना पड़ेगा, we have to go slowly। क्वेश्चन 26, CuCl2 plus CuBr2 that is 6 gram in 100 ml water। ठीक है, ml of this portion of this solution on treatment with AgNO3 results in complete precipitation of Cl minus Br minus giving 0.9065 gram of precipitate। मतलब 10 ml of this solution। तो अब ये इसको इन्होंने क्या किया? 10 ml ले लिया, 10 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 0.6 ग्राम हो गया, राइट? इसमें डाला AgNO3। AgNO3 क्या करेगा? CuCl2 AgNO3 is going to convert into complete precipitation बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? complete ये AgCl में चला गया और ये CuNO3 होल ट्वाइस बन गया। ऐसे CuBr2 आपने लिया 2AgNO3 और बोला ये 2AgBr बन गया प्लस CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, सर मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या है? मिलीमोल्स का फॉर्मूला m इंटू वॉल्यूम इन ml है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ये मिलीमोल्स है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ये मोल्स होते हैं। ठीक है, ml मिलीमोल्स है ना। ठीक है, चलो ये हमें पता चल गया। इन्होंने बोला ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये क्योंकि ये दोनों प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ये पूरे टोटल प्रेसिपिटेट का मास, ठीक है, इस पूरे प्रेसिपिटेट का मास AgCl प्लस AgBr जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मास 0.9065 ग्राम है। चलते हैं आगे, फिर क्या लिखा है? The precipitate thus obtained was shaken with dilute solution of NaBr where all the AgCl gets converted into AgBr। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरी बात बोली कि भाई ऐसा है कि इसको हम दोनों को किस में डाल रहे हैं?
NaBr सॉल्यूशन में ऐसे डाइल्यूट कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, AgCl इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू AgBr। अब क्या हुआ, फाइनली मुझे बस AgBr ही मिला हुआ है, ठीक है। Now, mass of new precipitate was found to be 1.005 ग्राम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अब जो मास बना, ये जो मास है ना, दैट इज 1.005 ग्राम में हो रहा है, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें CuCl और CuBr2 का ओरिजिनल मास क्या होगा। तो देखो भाई ऐसा है कि इसको क्वेश्चन को यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये 0.9065 ना, ठीक है। तो अगर मान लो देखो, अगर 1 ग्राम एक AgCl AgBr में कन्वर्ट हो रहा है ना, 1 मोल AgCl AgBr में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 143.5 ग्राम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 188 ग्राम AgBr, ठीक है, यहां से, राइट। तो यहाँ पे मास गेन कितना हो गया, अगर हम देखें तो मास गेन हो गया यहाँ पे 143.5 ग्राम, प्रेसिपिटेट हैज कन्वर्टेड टू 188 ग्राम। सो यू कैन सॉल्व, अगर मैं इसको अभी कैलकुलेशन पर्पज से इसको 144 ले रहा हूँ साइड, आई डोंट वांट टू हैव दिस 0.5 व्हिच विल इरिटेट मी। तो ये 144 से ये कितना 44 ग्राम आ गया, राइट। समझ में आया। तो मैं अभी पीछे की कैलकुलेशन में थोड़ा बाद में जाऊंगा, राइट नाउ आई एम फोकसिंग हियर। अगर ये x है और ये 0.9065 ग्राम माइनस x है, राइट, इसमें एक AgCl x है, राइट। मैं निकाल सकता हूं कि भाई इसके 1 ग्राम से अभी क्या मिलेगा, 188 डिवाइड बाई 144, राइट। x ग्राम से कितना मिलेगा, 188 डिवाइड बाई 144x, ठीक है। एनीवे मुझे मास गेन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे भी इक्वेशन बना सकता हूँ। तो बस हो गया मेरा काम यहाँ सॉल्व कि भाई 188 प्लस डिवाइड बाई 144x प्लस 0.9065 माइनस x इक्वल्स टू 1.005 ग्राम, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, इससे इसे माइनस करोगे तो ये 44 बाई 144x आ जाएगा, क्योंकि -1 कर रहे हैं ना, तो 144, ये 44 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये देख लो, ये एक तरह से लिखा है 1005 है ना, इंटू 10 टू -3 है, तो इससे घबराओ नहीं, इसको लिख दो 906.5, ठीक है। तो इससे ये कितना आया, 93.5 प्लस 5 98.5। सो दिस इज गोइंग टू बी 98.5 इंटू 10 टू -3। बस x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 98.5 इंटू 10 टू -3 इंटू 144 डिवाइड बाई 44। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, इसको 45 ले रहा हूँ ताकि मेरा कट जाए आराम से। तो 18 से ये कितनी बार जाएगा, 18 इंटू दिस इज 8 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा 2.5 टाइम्स, ठीक है। फिर और थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो 100 ले लेता हूँ इसको, तो ये जाएगा 0.1, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में अभी इंटरेस्ट नहीं है, मेथड में है। ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 8 डिवाइड बाई 2.5। सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज गोइंग टू बी 8/25। तो यहाँ पे आ गया आपका जो भी है 30% समथिंग, 32%। तो इसमें मुझे पता चला कि Ag जो Cl है वो 32% होगा, AgBr होगा वो बाकी 68% होगा, राइट। अच्छा ये किससे आ रहा है, ये से CuCl2 से आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो 1 मोल से 1 मोल आ रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन रहेगा, राइट। यहाँ पे तो ये भी है ना, यहीं से निकल जाएगा आंसर 30। और तो ये देख लो, ये वाला आंसर है क्या, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, या तो ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो जितने मोल्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितने मोल्स यहाँ पे Cl के हैं, राइट,
भी मोल्स का रेशियो आया ना यहाँ पे 32 और 68, राइट, वही रेशियो यहाँ पे रहेगा क्योंकि सारे के सारे Cl कन्वर्ट हुए, तो वही रेशियो यहाँ पे रहेगा मोल्स का रेशियो। तो CuCl2 और CuBr2 का भी मोल्स का रेशियो आ जाएगा। सॉरी, इन्होंने मास रेशियो पूछा है ना, मास रेशियो पूछा है, ओके। सो दे हैव आस्क्ड मास रेशियो नॉट मोल्स रेशियो। तो फिर क्या करोगे आप, इस मोल्स रेशियो को मास रेशियो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू अगेन, फिर आप कैलकुलेशन कर लेना। जैसे मेरा आया था 32%, 32% CuCl2 होगा, मान लो 32 मोल्स CuCl2 हुआ तो 68 मोल्स CuBr2 हो गया, मतलब 32%। तो यहाँ पे मान लेता हूँ 32x है ना, या y जो भी है, और यहाँ पे 68y, ठीक है। टोटल 100 में 32 था, तो y में क्या हो जाएगा 0.32, 0.68, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। इससे मास देख लो, इसका मास कितना होगा, 63 को मैं 63.5 को लिख ले रहा हूँ, 64, ठीक है, 64 plus 71, so this is going to be 65, 135, थोड़ी कैलकुलेशन है, 64 plus 160, this is 224। बस अब आप इससे मास निकाल लोगे 0.32y, इनमें रेशियो पूछा है तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अमन, समझ में आया क्या करना है? ऑप्शन ए करेक्ट इसलिए है क्योंकि हमने मोल्स रेशियो लिखा था, मास रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे इसका मास आ गया, इससे इसका मास आ गया, है ना। फिर क्या होगा, मास रेशियो ले लो, फिर आप जो भी मास का फ्रैक्शन बनेगा, तो ये कितना हुआ 0.32 इंटू 135 डिवाइड बाई 0.68 इंटू 224। अब ऑब्वियसली यहाँ कैलकुलेशन फिर से, तो जो भी यहाँ रेशियो आएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज मास रेशियो आ जाएगा। But option has 25-58% as answer given. Yes, A दे रखा है इन्होंने, ओके। तो फिर भाई सॉल्व करो पूरा बैठ के, है ना। इससे आपको ये AgBr, AgCl का और AgBr का मास निकल आया था, ठीक है। डोंट गो विद दिस मेथड। अगर एग्जैक्टली निकालना है तो आपको ये एक तरह से ये पता चल गया भाई इसमें कितना AgCl होगा, कितना AgBr होगा, फिर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ से मास निकालो, से मास निकालो, फिर देख लो भाई 0.6 में इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, आंसर, है ना। इसे मत करो क्योंकि इसमें क्या है, जो टोटल आंसर आ रहा है वो 100% नहीं है, ठीक है, ये 100% नहीं है, इसका मतलब सम इम्प्योरिटी भी है सैंपल में। तो ये जो आपका मास आया, राइट, यहाँ पे जो भी यहाँ पे परसेंटेज आ रहा था, है ना, 32%, इससे मास निकाल लो और फिर सॉल्व करो। एक बार करके देखना, कैलकुलेशन बहुत है, देखना फिर बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे रुको भाई, एक पहले भी पूछे हुए लोगों ने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 26, 29। Molecular mass of organic compound was determined by a study of barium salt, ठीक है। 4.290 gram of salt was quantitatively converted to free acid by the reaction of these many H2SO4, ठीक है, okay. The barium salt was found to have 2 moles of water of hydration Ba plus ion. And acid is monobasic. What is the molecular weight of anhydrous acid? तो देख लो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी जैसे मान लो एसिड है, you don't know, है ना, एसिड इन्होंने बोला है that is monobasic, मतलब इसका मतलब क्या है, वो एक ही हाइड्रोजन देगा, है ना, 1 हाइड्रोजन देगा। तो लेट्स से मान लो HX या फिर हाँ HA जो है वो एसिड है। On a amount of time should be given for, ये वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं और इनमें कैलकुलेशन भी है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है अभी के टाइम के लिए, लेकिन अगर आप इन ऐसे क्वेश्चन जो लेंदी वाले हैं क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर लेते हो तो उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपको आता है या नहीं आता है।
राइट. सो राइट नाउ आई एम राइटिंग लेट्स से दिस इज HA. ठीक है, ये कह रहे हैं ये कैसे बन रहा है, दिस द बेरियम सॉल्ट वाज फाउंड टू ओके द एसिड इन मोनोएसिड, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड वाज ट्रीटेड बाय स्टडी ऑफ बेरियम सॉल्ट. तो इसका मतलब क्या है, बेरियम का यही सॉल्ट है BaA which is going to react with H2SO4 is going to let's say, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि the barium salt was found to be that is 2.2H2O है ना, BaA.2H2O is reacting with H2SO4 to form BaSO4, फिर जो बाकी बचा हुआ 2H2O, और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H इसके साथ चला जाएगा तो 2HA बन जाएगा. ये रिएक्शन हो गई. What is the molecular weight of anhydrous acid पूछा गया. मास ऑफ सॉल्ट दे रखा है यहाँ पे 4.2 जो भी है 9 ग्राम. ठीक है, और यहाँ पे आपको मोल्स दे रखे हैं. दिस इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, तो मोल्स आ गए. राइट. सो नाउ यू कैन सॉल्व कि भाई देखो ऐसा है कि इतने मोल से यही रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पे इसका मास निकल जाएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज लेट्स से BaA. मान लो इस A का मोलर मास X है, बेरियम का होता है 137 और इसमें 2 वाटर है, तो ये इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 137 प्लस X या M, मान लो M मोलर मास प्लस वाटर का कितना हो गया 18 into 2 तो 36. ये इसका मास आ गया प्लस H2SO4 which is going to form BaSO4 plus H2O plus 2HA जो भी है. एनीवे इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉकियोमेट्री ये बैलेंस मैंने कर दिया पूरा, 1 से 1 मोल रिएक्ट करेगा. सो हाउ मेनी मोल्स, दिस इज मोलर मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98. हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें मास दे रखा था 0.429 और यहाँ पे 0.477 21.64, तो 0.429 डिवाइड बाय 137 प्लस M, 137 प्लस 36 कितना हो जाएगा 173 प्लस M. दिस इज मोल्स आर गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू बी हियर, यहाँ पे मोल्स दे रखे हैं 21.64 into 0.477, दिस इज ml. तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, क्योंकि आपको वॉल्यूम ml में चाहिए, सॉरी लीटर में चाहिए, ml में दे रखा है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हटा दो लेट्स से, है ना, ये हट गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, इससे m की वैल्यू निकल जाएगी और इसका मास कितना हो जाएगा HA का मास m+1, तो जो m की वैल्यू आएगी उसमें +1 कर दो. यस बेरियम, यस ये A2 हो जाएगा. हाँ राइट, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया तो यहाँ पे 2m आ जाएगा, सॉरी. ठीक है, तो इससे m की वैल्यू निकालो और इससे फिर ये आ जाएगा आंसर. तो इससे आंसर नहीं आया अमन? सर मैं एक बीच में स्टेप पे अटक गया था, ट्राई करूंगा वापस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है, एक मिनट, क्या है, सुशील ग्राम एटम्स मतलब होता है मोल. ग्राम एटम डेफिनेशन है उसका, मॉलिक्यूल मतलब ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल. ठीक है, ओके ओके सर. ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम के साथ अगर लिखा हुआ है जैसे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट, ठीक है, वैसे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब क्या होते हैं, मोल्स होते हैं. ठीक है, डाउट इन एक्सपर्टाइज अटेनर क्वेश्चन 2, ये क्या लिखा हुआ है सुयश, क्या है डाउट आपका, फिर से बताओ, कौन सा नंबर बताओ मुझे. सर सेकंड वाला. सेकंड वाला, ठीक है. ये लिखा हुआ है क्वेश्चन
0.5 ग्राम Fe3 plus is precipitated as hydrated ferric oxide. मतलब Fe इक मतलब होता है FeOH whole thrice ऑक्साइड है, सॉरी. So this is Fe2O3.XH2O. हाइड्रेटेड कितने हैं पता नहीं, ठीक है. During ignition 90% of iron is converted into Fe2O3 and the remainder is present as Fe3O4. ठीक है. ठीक है. What does the ignited precipitate weight? तो ये हाइड्रेटेड वाले को हम, ये हमें पता नहीं है. What should it be if all the irons were in Fe2O3 form? तो इसको भी भूल जाओ. I think they are only focusing on Fe2O3. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को FeOH whole thrice भी बोलते हैं. हाइड्रेटेड तो ऑक्साइड is going to convert into hydroxide. तो मैं केवल इसके बारे में सोचता हूँ. अभी मैं इस इंफॉर्मेशन पे आई एम नॉट गेटिंग बॉदर्ड अबाउट राइट नाउ. मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना भी यहाँ पे आयरन है वो सारा का सारा आयरन, ये कह रहे हैं पहले व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, अरे रुको आदित्य, एक बार में एक ही काम होगा, ठीक है. सो आई एम जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन दिस 90% जो है वो इसमें Fe2O3 में हो रहा है कन्वर्ट. And I am also thinking according to mass they are saying, not according to moles. ठीक है. कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे और होती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट दिस इज आई एम ट्राइंग. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ये कह रहे हैं देखो Fe है जो वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में और कुछ Fe जो है वो जा रहा है Fe3O4 में. जब भी यही मिक्सचर एनालिसिस है, जो कोई मुझसे पूछ रहा था ना मिक्सचर एनालिसिस, तो देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चीज दो अलग अलग उसमें जा रही है ऑक्साइड में. तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे, एक साथ नहीं लिख देंगे, ठीक है. उससे क्या होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है. तो 2Fe यहाँ पे क्या होगा 3/2O2 एंड ये क्या हो जाएगा 3Fe + 2O. ये रिएक्शन हो गई बैलेंस. Now 90% of iron is converted into Fe2O3. इसका मतलब क्या है, 90% of I am just thinking 0.5 ग्राम. तो इसमें क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री है 2 बना कितना 1, इसका मतलब क्या होगा 112 ग्राम gives 160 ग्राम. ठीक है. तो इसका 90% of 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 दे रखा था, राइट. तो ये Fe3 प्लस आयन Fe से ही बन रहे हैं, राइट. ठीक है. तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा भी हो सकता है उल्टा, कि हमें आयरन का मास नहीं पता है और ये बोल रहे हैं कि ये जितने भी आयरन Fe3 प्लस आएंगे वो इस तरह से प्रेसिपिटेट हो सकते हैं. ये भी हो सकता है इसका, राइट, उल्टा. तो हमें ये मास नहीं पता है, राइट, सॉरी. सो वी नो दिस, लेट्स से कि हमें ये नहीं पता है कि ओरिजिनल Fe का सैंपल का मास कितना है, मान लो x ग्राम है, ठीक है. तो वी आर सेइंग कि इसका 0.9x जितना भी होगा, मान लो 112 का हो गया 160, तो 1 ग्राम का कितना होगा 10/7. सो x ग्राम का कितना हुआ 10/7x और 0.9x का कितना हो जाएगा, तो 10/7 into 0.9x. सो दिस इज गोइंग टू बी 9/7x. ठीक है. ये समझ, अभी हाइपोथेटिकली सोच के चल रहे हैं क्या चल रहा है. फिर यहाँ देखते हैं जब Fe3O4 हो रहा है तो ये क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे क्या है, दिस इज गोइंग टू बी 3 gives 1. 3 का मतलब क्या हुआ 56 into 3 दैट इज 168 ग्राम. Fe3O4 का मतलब क्या हुआ 168 प्लस ऑक्सीजन 64. सो दिस इज गोइंग टू बी 172 प्लस 60 232, राइट. तो 1 ग्राम will give 232 divided by 168. And let's say यहाँ पे कितना था 90%, तो 0.1 ग्राम %, let's say. तो 0.1x का मतलब कितना हो जाएगा
ये 232 डिवाइड बाय 168 into 0.1x. So this is 232.2 223.2 डिवाइड बाय 168 into x हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये Fe3O4 होता क्या है एक्चुअल में? Fe3O4 is a mixed oxide, is a mixed oxide। मिक्स ऑक्साइड का मतलब है कि दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। कौन कौन से दो ऑक्साइड? Fe2O3 प्लस FeO। ठीक है, इनका मिक्सचर है, राइट। तो यहाँ पे जो 232 ग्राम आया था उसमें 160 ग्राम क्या है? Fe2O3 है। तो अगर ये यहाँ से भी हम इन्होंने केवल Fe3 प्लस का हमें ये Fe2O3 में आप समझ सकते हो कि ये कैसे टूट रहा होगा। अगर ये ऑक्साइड 2 माइनस है तो ये 3 प्लस होगा, बैलेंसी से भी देख लो, +3। और ये कितना है? ये क्या होगा? +2 होगा इसका पे चार्ज। एनीवे, तो ये कह रहे हैं केवल +3 का जो मास है वो 0.5 ग्राम है। तो उससे उल्टा हमें करना है। तो हम पहले देखेंगे कि Fe3O4 का मास कितना है। ठीक है, Fe3O4 का मास यहाँ पे 232.2 डिवाइड बाई ये है, राइट। हमें ये पता है कि 1 से कितना आएगा? ये 160 बाई 232, राइट। दिस इज 23.2 x बाई 168 से कितना आएगा? 160 बाई 232 इंटू 23.2 डिवाइड बाई 168 इंटू x। तो ये क्या होगा? इससे कट गया 10 टाइम्स 10 से 10 कट गया, तो ये आया 16 बाई 168 to x, और you can cut it with the 8 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 by 21x, 2x by 21। अच्छा, अब जिनको ये बातें नहीं समझ में आई फिर समझा देते हैं। हाँ भाई, मैं इसका PDF सेंड कर दोगे ना? हाँ, मैं कर दूंगा, ये वाला कर दूंगा। और लास्ट टाइम का जो 11th अगस्त को क्लास था उसका भी 12th अगस्त को तो क्लास था, वो आपने सेंड नहीं किया, तो वो भी सेंड कर दोगे? वो फिर नहीं होगा, है ना, जो है वो यही है, राइट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द मास ऑफ Fe ओवर हियर। हमें ये पता चला कि Fe2O3 का मास कितना आएगा। अब ये सब क्या हो रहा है ना, ये क्वेश्चन को घुमा दिया है इन्होंने। ठीक है, बताया नहीं है आयरन कैसा है, तो हमने x ग्राम लिया, फिर हमने देखा कि भाई Fe2O3 कितना है, Fe3O4 कितना है, राइट, लाइक दिस। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा Fe2O3 का टोटल मास। टोटल मास ऑफ Fe2O3 कितना है? दिस इज 9x by 7, ये 2x by 21, दिस इज 9x by 7 plus 2x by 21, so that is going to be 21, इससे 27 29x, ये हो गया। अब इसमें अगर हम देखें व्हाट इज द मास ऑफ आयरन, इसमें कितना है, राइट, व्हाट इज द मास ऑफ आयरन इन दिस। तो हमें पता था ये 112 ग्राम आयरन में ये 160 ग्राम होता है। ये मैं उल्टा कर रहा हूँ अभी, वही चीज जो मैंने भी की है। ठीक है, अभी मैं इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा कि कैसे करना है। तो अभी एक जो मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है वो चलते जा रहे हैं, जस्ट टू चेक कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो देखो 112 ग्राम आयरन 160 ग्राम Fe2O3 देता है, तो 29 by x 21 कितना देगा? सो दिस इज 112 डिवाइड बाय 160 into 29x by 21, इससे कट जाएगा ये 7 by 10, इससे ये 3 times, this is going to be 29x by 30 which is nothing but 0.5। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5 into 30 divided by 29, तो कुछ वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ से टोटल जो आयरन था वो इतना हो गया, x की वैल्यू मिल गई। अब बोला गया है व्हाट इज द इग्नाइटेड प्रेसिपिटेट वेट, तो हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें पता चल गया Fe2O3 का वेट कितना है 97 by x, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे मास आ जाएगा। तो राइट, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे ये वैल्यू कैलकुलेट के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू आएगी 15 by 29, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले रहा हूँ
So this is going to be 0.517, 0.517 something. फिर इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करो. So this is going to be 9/7 into 0.517. So this is value is going to be 0.665 gram, and this value is going to be this is going to be 0.0714, let's say approximately. इन दोनों को ऐड कर दो. So this is going to be plus equals to plus 0.665. So that is coming 0.7363. तो टोटल आया 0.7363. अब देख लो इसका मास यही है क्या, चेक कर लो पहले वाले का. इसका मतलब जो हम कर रहे थे वो कहाँ गया यार, ऊपर. ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन रहती है थोड़ी, है ना, थोड़ा आगे पीछे होगा तो आंसर चेंज भी हो जाते हैं, एंड इसीलिए फिर डाउट हो जाता है कि यार आंसर सही है या नहीं है. ये 0.712 दे रखा है इन्होंने. हमारा आंसर क्लोज आ रहा है लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, बहुत क्लोज है. तो हाँ, तो हो सकता है फिर ऐसा हो, ये हमने ये मास माना है. एक बार आप मोल्स के हिसाब से भी करके देखना. ठीक है, ये हमने माना था मास का, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में 90% क्या है, राइट. अब देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका. दूसरा मेथड क्या है, राइट, मुझे बाद में क्लिक किया, मतलब ये एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया. ठीक है, मैं कि अगर मान लो ये कोई सैंपल है Fe का, आयरन का, ये इग्निशन का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जा रहा है Fe2O3 प्लस Fe3O4. ठीक है, तो यहाँ पे अगर POAC लगाएंगे तो जितने आयरन हैं उतने यहाँ पे और यहाँ पे सब बराबर ही रहेंगे. बस अब हम ये देख लें, राइट, कि ये जो Fe3O4 में है, इसमें Fe जो +3 में है वो कितने हैं और Fe2+ में वो कितने हैं, बस. ठीक है, तो सारे के सारे आयरन, बस आयरन Fe2O3 और Fe3O4 में ही जा रहे हैं. बस somehow I will calculate how many are there. तो ठीक है, कैसे लगा सकता हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि Fe3O4 is going to break as, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता थी लेकिन अब आपको पता चल गई कि Fe2O3 प्लस FeO में ब्रेक होगा. ठीक है, तो दिस अगर 1 मोल अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, या फिर ये इसका मास 232 जो भी मास आया था 232 ग्राम है, तो इसमें 168 ग्राम ये है और बाकी ये 56 + 16 कितना हो जाएगा 72 ग्राम. तो फिर तो ये नहीं हुआ ना, मैच नहीं हुआ, सॉरी Fe2O3 160 है, ये 160 ग्राम है और ये 72 ग्राम है. तो आई कैन कैलकुलेट हाउ मेनी परसेंटेज आर गोइंग टू बी, है ना, Fe2O3, और उससे मैं निकाल सकता हूँ कि Fe मतलब इसमें Fe कितना होगा, राइट. तो मुझे पता है कि 112 ग्राम है Fe इन 160 ग्राम. ठीक है, तो जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि Fe कितना है, तो x ग्राम मैंने माना था, तो ये 0.9x हुआ, ये 0.1x हुआ. ठीक है, जो भी इसका मास है, राइट, उसमें फिक्स है ये बात कि भाई 232 के ग्राम में 160 ये रहेगा, है ना, 72 ये रहेगा. तो ये मुझे परसेंटेज मिल गया. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2O3? 160 डिवाइड बाय 232, राइट, एंड दिस इज 72 डिवाइड बाय 232. व्हाट इज गोइंग टू बी मास ऑफ Fe3+? तो मुझे पता है, इसका मैं परसेंटेज निकाल लूंगा
112 ग्राम होता है 160 में, तो 232 में Fe2 कितना कितना होगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा 112 डिवाइड बाई, है ना, 232, राइट. दिस इज गोइंग टू बी Fe, दैट इज इन +3 का मास. बस अब ये वैल्यू आपकी जो भी होगी इसको 0.1x से मल्टीप्लाई करो, दिस प्लस दिस. अब इसमें आप देख लो Fe का मास कितना आएगा, राइट, Fe2O3 से. ठीक है, इसने बोला ये, राइट. मतलब ये 0.9x नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ये हमने गलत लिख दिया है. ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्योंकि ये तो मोल से आएगा ना. 90% ऑफ दिस इज कन्वर्टिंग, तो 0.9x ऑफ दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3, सॉरी, एंड 0.11x ऑफ Fe इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3, तो Fe3O4. तो कहानी ये है कि ये जो भी आएगा अभी और ये जो भी आएगा, इससे हम डायरेक्टली इस तरह से भी मास निकाल सकते हैं Fe का, और फिर बाद में पुट कर दें 0.5x के बराबर, इससे भी मास आंसर आ सकता है. तो एक बार ट्राई करना है हिट एंड ट्रायल से. ठीक है, अब चलते हैं, किसी ने पूछा मिक्सचर एनालिसिस पे, इसके अलावा. तो मिक्सचर एनालिसिस में सिंपल से सा मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो कोई एक मिक्सचर दे रखा है, जैसे अभी अमन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि CuCl2 एंड CuBr2 इनका एक मिक्सचर है और ये 6 ग्राम है. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा? सर ये प्रीवियस वाला. एक्चुअली ये पूरा पहले वाला समझ गए थे क्या? ये सर पूछ क्या रहा है वो नहीं समझा अच्छे से. देखो इसमें क्या है, एक्चुअली वो उस क्वेश्चन में ये पूछा था, उसमें ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो ग्राम नहीं, मास नहीं, है ना. एक बार इसमें 90% ये दे रखा है ना, 90% ऑफ मास दे रखा है या फिर 90% ऑफ मोल्स दे रखा है, वो नहीं पता है. कुल मिला के ये है, अगर मैं क्वेश्चन समझाना चाहूँ कि एक Fe का सैंपल है, उसको हीट किया तो कुछ पार्ट Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ, कुछ पार्ट Fe3O4 में कन्वर्ट हुआ. फिर इनमें से क्या किया, इसको मैंने किसी मान लो किसी तरह से जो भी Fe है इनको प्रेसिपिटेट करा लिया, तो Fe3+ जितना भी था वो आपका प्रेसिपिटेट हो गया FeOH होल थ्राइस, या फिर आप लिख सकते हो Fe2O3 XH2O, इसकी तरह प्रेसिपिटेट हो गया. So they are actually telling us what is the mass of Fe3+ ion here, which is 0.5 gram. You don't know what is the mass here, तो ये तुमने मान लिया x ग्राम है. अब अगर ये 90% गया है, तो अगर मास के हिसाब से गया है तो आप मास के हिसाब से सोच लो, मोल्स के हिसाब से भी एक बार करके देख लेना. ये क्लैरिटी नहीं है कि ये मास है या मोल्स है, इसलिए एक वेरिएशन आ रहा था हमारा. मोल्स के हिसाब से करके देखना तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने यहाँ पे x मोल लिए तो 0.9 है ना, 0.9 मोल जो है आयरन के इधर जा रहे हैं और 0.1 मोल इधर जा रहे हैं. समझ में आया अमन? सर वो Fe3+ का दिया हुआ है आयन का मास. हाँ, Fe3+ का मास दे रखा है, केवल आयरन का मास दे रखा है. समझ में आया? यस सर. हेलो सर. हाँ सर जो बी पार्ट है, हमने जो Fe का मास निकाला है 0.36, उससे ही निकालेंगे ना बी पार्ट? हाँ, बी पार्ट में क्या है कि इन्होंने बोला कि Fe3O4 की जगह सब Fe2O3 बन जाता, तो जितना भी Fe होगा वो सारा Fe2O3 बन जाएगा. ठीक है, जितना भी यहाँ पे Fe होगा, तो अगर आपको पता है x ग्राम ये आपका निकल गया है, तो आप इससे देख लोगे, राइट, कि भाई 1 ग्राम से कितना बन रहा था, 10/7 बन रहा था. तो जो भी ये x की वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. हाँ सर. ठीक है, ओके. नाउ
मैं बोल रहा था इसके बाद मिक्सचर एनालिसिस। जैसे अभी इस क्वेश्चन में दे रखा था CuCl2 CuBr2 वाले में 6 ग्राम था, तो इसमें क्या था, इसमें जो आंसर आ रहा है उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है। तो आप क्या करो, इन सब का 3 वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, ये x ग्राम हो, ये y ग्राम हो, और ये 6 माइनस x प्लस y ग्राम हो। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लाइक दिस। ये कह रहे हैं फिर आप क्या करो, मिक्सचर एनालिसिस में क्या होता है, आप इंडिविजुअल रिएक्शन लिखो। जैसे CuCl2 है ना, वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो आपने AgCl बना लिया। फिर आपने CuBr2 की रिएक्शन कराई AgNO3 से, तो AgBr बन गया, बाकी भी यहाँ पे लिख दिया। रिएक्शन की बैलेंसिंग कर ली अच्छे से। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो पुट कर दो। तो अगर ये आपको पता है, मास का रिलेशन पता है, तो पहले आप मास का रिलेशन लिखो, CuCl2 का मास कितना होगा, कितना देगा यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे पता है ओवर हियर 1 मोल इज गिविंग 1 मोल एंड 1 मोल मास इज 2 मोल यहाँ पे, ठीक है, बैलेंसिंग की है। तो बस इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका मास कितना होता है, 63.5 प्लस 71 या 64 ले लो, 64 plus 71 135 gram gives, let's say this is going to be 143.5, तो 287 ग्राम। तो आप रिलेशन लिख सकते हो कि x ग्राम कितना देगा, यहाँ लिख लो, फिर y ग्राम कितना देगा, यहाँ लिख लो, फिर इसका मास क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये ऐसा होता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 287 डिवाइड बाय 135 into x प्लस यहाँ पे कितना हुआ, CuBr2 64 प्लस 160 224, और यहाँ पे कितना बना ये 188 into 2, तो ये हो जाएगा 376। तो 376 डिवाइड बाय 224 y, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है। इसको एक आपको एक और इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है एक्स वाई, राइट, के टर्म्स में नहीं, अभी नहीं पता है, ये वाली इक्वेशन तो हमने यहाँ से देखी है। तो एक इक्वेशन यहाँ मिल गई, एक इक्वेशन और दे रखी है, तो भाई ये सारा का सारा जब AgCl कन्वर्ट हो रहा है AgBr में, तो मास कितना चेंज हो गया, तो 0.9065 इज कन्वर्टिंग इनटू 1.005। फिर आप एक इक्वेशन लिखाओ कि भाई ये जितना भी मास है वो सब है ना 143.5 ग्राम हैज कन्वर्टेड इनटू 188 ग्राम। फिर सॉल्व करो कि भाई सॉरी ये पूरा मास था, राइट। तो जो भी यहाँ पे मास आ रहा है AgCl का, वो सारा का सारा AgBr में कन्वर्ट हुआ है, उससे एक और इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। तो दिस इज व्हाट मिक्सचर एनालिसिस है। ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ कुछ नहीं है, वो एटॉमिक मास कैलकुलेशन का है। अगेन वो एटॉमिक मास आप, मैं बता रहा हूँ ना कि अपने जो ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना, इस वाले चैप्टर में हमने अभी एटॉमिक मास, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल मास, ये सब नहीं किया है, ये सब उसमें आता है, ठीक है। तो अभी जो कई बुक्स में क्या है, दोनों मिला के दे रखे हैं, इसलिए वेदांत परेशान मत हो, ठीक है। फिर क्या लिखा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बता दो, ठीक है। ये लास्ट डाउट है, इसके बाद मैं क्लास फिनिश कर दूंगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कोई भी एनर्जी का फॉर्म है, दैट इज अगर मैं लिखूंगा वर्क, राइट, देन वर्क इज नथिंग बट Q into V, या एनर्जी इज नथिंग बट, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी लिखो तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, राइट, ऐसे। तो एनर्जी इज नथिंग बट Q into V, इसको ऐसे समझ लो, इसको बोल लो। हाँ अभी बस लास्ट है इसलिए बता दे रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, राइट। तो ये हो गया Q into V एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो भी आयनाइजेशन एनर्जी है उसका फॉर्मूला यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू चार्ज E into पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नथिंग बट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी उससे आप आयनाइजेशन पोटेंशियल निकाल लो।
अब ये तो हमें पता चल गया आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला या वैल्यू क्या है. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अगर मान लो एक बैटरी हम लें, है ना, और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट, दैट इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये वैल्यू, है ना. जो बैटरी अब जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी होती है, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर है. ठीक है, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर है. तो क्या ये करेगा? ये करेगा कि ये जो भी मान लो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है, जब इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो जब ये इस पे टकराने वाला होगा, है ना, बड़ी वाली प्लेट है, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव से जुड़ती है, तो यहाँ पे जो भी जितनी भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, वो सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आपको पता है चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना. ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. अगर विद साइन लिखूंगा तो देन आई विल राइट विद साइन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0. पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन आता है तो वो इधर चला जाएगा. तो आई हैव डायरेक्टली रिटन इन मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट विद द साइन वाइज. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. ठीक है, ये चेंज आपको दे रखा है, दैट इज नथिंग बट Q into V. So you can write that is E into that is ionization potential. That is kinetic energy definition. ये शुरुआत में वैल्यू 0 है. तो इन्होंने बोला है कि जो ये just about to collide होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी, या फिर यू कैन से this kinetic energy is according to ionization potential के बराबर होगी. So this is the definition. समझ में आया? ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, मैं भेजता हूँ. ठीक है, चलो फिर, ओके, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय. Yes, I will take atomic structure in next doubt session. ठीक है.